एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी। यहां पर दो पर्सन को, दो पार्टी को हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। एक तो वो पर्सन जो काम देता है और एक वो पर्सन जो काम करता है। तो ध्यान से देखिएगा कि कौन पर्सन काम देता है। जो पर्सन काम देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर। क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा जो अपने एम्प्लॉय को उस काम करने के एवज में जो पेमेंट किया जाता है, यस या नो, बताइए अनुप्रिया। ये पॉइंट समझ में आया कि सैलरी Yes, का sir. मतलब हुआ कि कोई भी, चाहे देखिए यहां पर ये डजंट मैटर कि वो प्राइवेट सेक्टर में है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, मीनिंग सबका एक ही होगा। सैलरी का मतलब ही होता है कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा जब अपने एम्प्लॉय को उसके सर्विस जो वो प्रोवाइड किया, सर्विस जो दिया वो एम्प्लॉय, उस सर्विस के एवज में, उस सर्विस के बिहाफ में जो कुछ भी पेमेंट किया जाता है एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, वो पेमेंट ही, वो पैसा ही उस एम्प्लॉय के लिए क्या कहलाएगा, सैलरी कहलाएगा। थोड़ा लिखिए थ्योरी। An individual may receive income, हम शुरू से ये पढ़ाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, थोड़ा नोट्स लिखिएगा सभी कोई। An individual may receive income, an individual may receive income under maximum 5 heads, under maximum 5 head. These head of income are इनकम आर, अब ये कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी कोई जानते हैं। 5 हेड होता है, जिसमें पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, एंड लास्ट में क्या है, अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, दिस इज द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। यह क्या है, सबसे पहला हेड है इनकम जनरेट करने का। द सिस्टम ऑफ, इसके बाद कर देंगे। ओके ओके, पांचों हेड का नाम लिख लिए। सर एक बार रिपीट किए हैं सर। एन इंडिविजुअल में रिसीव इनकम अंडर मैक्सिमम 5 हेड। एक इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है, वो अपना इनकम जो जनरेट करेगा वो मैक्सिमम 5 हेड से ही इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यही चीज हम लैंग्वेज में लिख पाए हैं कि एन इंडिविजुअल में रिसीव इनकम अंडर मैक्सिमम 5 हेड्स। These heads of income are income from salary, income from house property, profit and gain of business or profession, capital gain and other sources. The system of calculating taxable income under the first head, the system of calculating taxable income under the first head, income from salary. सर वेटिंग में हर्ष है सर। ओके, तो
हमने लिखवाए है जो द सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम अंडर द फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी पर डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो यहां पर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, दिस सिस्टम of calculating taxable income under the first head income from salary has been described in this chapter. Okay, तो यहां पर लिखिए, हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। टाइप्स ऑफ, आप लिखिए क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार, बैच 2 रोल नंबर 52। अब मोबाइल का यूज कर रहे हैं पीयूष? नहीं सर, ऐसे ही सर, ऐसे ही देख रहे। क्योंकि ओके, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में एम्प्लॉय का कितना टाइप्स होता है? ए नंबर में लिखिएगा, दोज इंडिविजुअल्स, ए नंबर पॉइंट में लिखिएगा, दोज इंडिविजुअल्स who are in service, those individuals who are in service at the time of computing taxable income. In other words, they are not retired employee. In other words, they are not retired employee, जो रिटायर नहीं किया। और बी नंबर में लिखिए, another types of employees who have taken, another types of employee who have taken either retirement from the service, who have taken either retirement from the service or have resigned from their service due to any reason, or have resigned from their service due to any reason. सर टेकन के बाद क्या बोले थे सर इसको रिपीट कीजिए ना फिर से। ओके, हमने दो टाइप्स का एम्प्लॉय यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। पहला टाइप्स जो है सो यहाँ पर ये वो होगा जो कि रिटायर्ड पर्सन, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होता है जो कि रिटायर नहीं किया। तो दोज इंडिविजुअल्स हु आर इन सर्विस एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, यानी जब उसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया जाता है उस टाइम तक वो व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। ठीक है, यानी वो रिटायर्ड पर्सन नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने लिखवाए हैं, अच्छा हाँ उसी में लिखवाए थे, इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट रिटायर्ड एम्प्लॉय। दूसरा पॉइंट हमने लिखवाए कि अनदर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय हु हैव टेकन आइदर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस और हैव रिजाइंड फ्रॉम देयर सर्विस ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से वो अपना रिजाइन दे सकता है। अब लिखिए मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी एक प्रकार का पारिश्रमिक है जो किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से प्राप्त होता है। सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, सैलरी क्या हुआ? तो एक एम्प्लॉय को अपने सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में जो कुछ भी अमाउंट अपने एम्प्लॉयर से प्राप्त होता है। रोल नंबर 41,
रोल नंबर 41 यस सर। आया समझ में सैलरी का मीनिंग? यस सर। ओके, नोट भी कर लीजिए, दो लाइन में इसको नोट कर लीजिए। दिस रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक होता है। दिस रिम्यूनरेशन also includes this remuneration also includes this remuneration also includes monetary value of those perquisite। परक्यूजिट का हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। जो कोई भी देखते होंगे, किसी को मकान दे दिया रहने के लिए, किसी को मोटर कार दे दिया रहने के लिए, किसी को लंच करने के लिए पैसा दे दिया, होटल में ठहरने का पैसा दे दिया, ठीक है, वो उसके बाद मतलब बच्चे का एजुकेशन के लिए दे दिया। तो ये सब परक्यूजिट कैटेगरी में आता है। हम सभी को ही बताते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दिस चैप्टर इज थोड़ा क्या बड़ा चैप्टर है ये, इसमें सब टॉपिक है। So this remuneration also includes monetary value of those perquisite along with cash receipt, along with cash receipt, along with cash receipt, which are provided by the employer to the employee, which are provided by the employer to the employee. This remuneration also includes monetary value of those perquisite along with cash receipt, which are provided by the employer to the employee. सर जी, दृष्टि वेटिंग में उसको अलाउ कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था उसका। अलाउ कर दिए हैं। ओके, तो ये लाइन समझ में आया अंकिता सिंह? ये लाइन समझ में आया? सैलरी, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? Yes, sir. है तो किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा जो एम्प्लॉई को उसको काम करने के एवज में जो पारिश्रमिक मिलता है। अब ये पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन कई तरह के होते हैं, नीचे लिखिए, याद रखना है। टैक्सेबल सैलरी यानी कौन से अमाउंट पर टैक्स लगता है? तो ग्रॉस सैलरी पर, नेट सैलरी पर कभी नहीं लगता है टैक्स। टैक्स जब भी लगेगा ग्रॉस सैलरी पर लगेगा। तो नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ग्रॉस सैलरी इक्वल टू, ग्रॉस सैलरी इक्वल टू कैश रिसिप्ट। अब कैश रिसिप्ट क्या क्या करेगा? तो फॉर एग्जांपल में लिख लीजिए, केशव राज कैमरा ऑन कीजिए, केशव, कैश रिसिप्ट दैट इज कैश सैलरी और वेजेस, बोनस, कमीशन, अलाउंस, सब कॉमा करके लिखिएगा। कैश रिसिप्ट दैट इज कैश सैलरी और वेजेस, कॉमा बोनस, कमीशन, अलाउंस, etc। इसको बॉक्स बना सकते हैं आप, बॉक्स बना करके फिर प्लस लिखिए। ये कैश रिसिप्ट हो गया। पता है केशव, केशव अगर मान लो हम आपके यहाँ काम करते हैं तो आप मेरे क्या हो जाइएगा? एम्प्लॉयर, और हम आपके क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉई। तो आप जो मुझे पेमेंट कीजिएगा, महीना भर आपके यहाँ काम किए तो आप पैसा दीजिएगा ना जी। तो जो पार्टी पैसा देता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है, और जो पैसा लेता है वो एम्प्लॉय कहता है। और एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा जो एम्प्लॉय को उसके काम करने के एवज में दिया जाता है वही तो सैलरी हुआ। तो क्या क्या दे सकता है भाई एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को? तो या तो कमीशन देगा, या तो बोनस देगा, या तो अलाउंस, मतलब डीए, हम आगे इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अलाउंस देगा, जैसे अलाउंस में डीए होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, सीसीटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, सब तरह का अलाउंस है, वो देगा। तो
इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। ध्यान देना, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी और वेजेस में यानी मजदूरी और वेतन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों एक ही है, चाहे वो सर सैलरी एक कैसे हो सकता है सर? ये आप ये एक इसलिए हो सकता है क्योंकि एक जो एम्प्लॉय है वो भी पैसा लेता है और एक जो मजदूर है वो भी पैसा लेता है, वो भी टैक्स पेयर है और ये भी टैक्स पेयर है। वो जो कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, तो वो दोनों अमाउंट वही नहीं करेगा, ये कहीं मजदूरी करता है वो भी पैसा दिखाएगा ना, हमको इतना मिलता है पर डे, वो सैलरी दिखाएगा हमको, बट डिफरेंस तो यही है जो सैलरी मंथली मिलता है और वेजेस पर डे मिलता है। तो भैया पर डे को भी तो 365 से गुना करोगे, जो साल में आपने कितना पर डे कमाए, तो इनकम टैक्स देखेगा नहीं इसका इनकम इतना है तो अब इतना इनकम पर टैक्स दीजिए। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे सैलरी हो, सैलरी रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और वेजेस रहेगा तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना है जो सैलरी। चलिए आगे लिखिए, प्लस परक्यूजिट, कैश रिसिप्ट में लिखवा दिए दैट इज करके, फिर परक्यूजिट दैट इज करके लिखिए, वैल्यू ऑफ हाउस, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ हाउस ये लिखिए, परक्यूजिट दैट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ हाउस, सर्वेंट नौकर दे दिया, गैस दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, वाटर दे दिया, मॉनेटरी वैल्यू में लिखिए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ हाउस, सर्वेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। सर ये वाला खत्म हो गया सर, ग्रॉस सैलरी इक्वल टू कैश रिसिप्ट लिखवा रहे नहीं थे। नहीं, सब ऐड करके सबको जोड़िएगा तब ग्रॉस सैलरी आएगा, कैश वही तो रिसिप्ट सर, नहीं, सबको ऐड करते जाइए, ठीक है। परक्यूजिट में ये हो जाएगा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ हाउस कॉमा सर्वेंट कॉमा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, ईटीसी। अब प्लस प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, LIEU, प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। ये टोटल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका ये क्या कहते हैं ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन कर देंगे अंडर सेक्शन 16। याद रखना है सैलरी में जो डिडक्शन मिलता है वो 16 में, हाउस प्रॉपर्टी में कितना मिलता था, संभव बताओ। हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हाउस प्रॉपर्टी में, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, भूल गए। यस सर। 24 था उसमें, उसमें Yes, एक्ट sir. क्या है 24 और सैलरी में क्या है 16, है ना। मैक्सिमम डिडक्शन इसमें है 50,000, फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, और फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये 3 प्रकार का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 में। अब कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा उसको देखिएगा और उसको डिस्कशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। लिखिए, तो टॉपिक लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, some important points, some important points regarding salaries, सैलरी चैप्टर समझने के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है।
जब तक ये पॉइंट आप नहीं समझिएगा सैलरी चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। पहला पॉइंट लिखिए, एन एम्प्लॉयर में बी an employer may be an individual, comma, a firm, comma, company, or any other institution, ये संभव समझ में आया पॉइंट? एक Yes, एम्प्लॉयर sir. जो है वो कोई भी हो सकता है इसमें से, ठीक है, चाहे तो वो कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे तो वो कोई फर्म हो सकता है, चाहे तो वो कंपनी हो सकता है, चाहे तो वो कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो सकता है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखिए दूसरा पॉइंट, नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, जो हम अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। सर पर तो जब से पढ़े सर सैलरी और वेजेस में हमेशा डिफरेंस ही रहा है सर। अब आप लिखवा रहे अब ये पढ़िए ना, अभी जो बता रहे हैं ना इनकम टैक्स के, अरे आप इम्प्लॉई के नजर में है डिफरेंस, लेकिन टैक्स अथॉरिटी जो है, जो कमिश्नर है, असेसिंग ऑफिसर है, उसके नजर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनको पैसा लेना है, टैक्स लेना है। अगर आप सैलरी ले रहे हो, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, और जो वेजेस मजदूरी ले रहा है वो टैक्स दे रहा है, तो उसके नजर में तो बेटर वही ना है, मजदूरी में बेटर है जी, क्योंकि वो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर रहा है। आप सैलरी ले रहे हो फिर भी आप टैक्स नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप उसके नजर में अच्छे इंसान नहीं हो। दैट्स ऑल। तो ये चीज हम लोग को समझना है कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में डिफरेंसेस है, सॉरी कोई डिफरेंसेस नहीं है। चाहे एक मैनेजर, चाहे एक कंपनी का मैनेजर हो या चाहे एक किसी फैक्ट्री का लेबर हो, बोथ आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी। दोनों को समझ में आ रहा है बात? बोथ आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसमें दोनों ही व्यक्ति को, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो क्या हो। तो इसमें देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें दूसरा पॉइंट तीसरा होगा ना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट लिखिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। देखिए तीसरा पॉइंट, ये स्क्रीन शेयर हुआ है, आप लोग देखिए इस चीज को और इसको पढ़ो। कौन पढ़ोगी? कोई एक स्टूडेंट पढ़ो तो। अंकित, अंकित आवाज सुन पा रहे हैं? इतना पॉइंट को पढ़िए, कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पूछिए आप लोग। देखो हम समझाते हैं, ये तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, in the absence of employer and employee relationship income shall not be taxable in under the head salary। क्लियर कर रहा है, जो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन क्लियर नहीं होगा तो उसका जो भी अमाउंट आएगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। यस या नो? ये पॉइंट आया समझ में? इन द एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप income shall not be taxable under the head income from salary। This is why that salary received by a partner from a partnership firm, एक पार्टनरशिप फर्म जो है
वो पार्टनर को सैलरी अलाउ कर रहा है। सैलरी ऑफ एमपीज, एमएलए, remuneration to a professor for doing work and as an examination of university are not treated as income under the head salary। अगर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो उसको पैसा मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, वो सैलरी नहीं उसका हुआ। एक एग्जामिनर जो है, प्रोफेसर जो है, एग्जामिनेशन ड्यूटी करता है, उसको जो मिलता है वो सैलरी नहीं हुआ, तो वो टैक्सेबल यहां पर नहीं होगा। वो टैक्सेबल कहां होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहां होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक पेज हम अभी और कर रहे हैं, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ करके रखिएगा। आगे हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे समझना दिक्कत हो, समझने में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। एक बार आप लोग स्टडी कीजिएगा इसको, और उसका हाउस प्रॉपर्टी का जो भी फिर से स्क्रीनशॉट से सर, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट हम ग्रुप में ही भेज देते हैं। ओके हर्ष, ठीक है सर, ठीक। हम ग्रुप में ही भेज देते हैं। यस सर, ठीक। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर, ठीक है सर।